हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से VR स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग NCERT 10th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से आप समझिएगा। ओके, क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट कि सिद्ध करें कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है, तो इसे सिद्ध करके बताएं। ओके, तो आपको पता होगा कि परिमेय और अप्रिमेय किसे कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन है वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो, यानी कि वैसा संख्या जो p/q के रूप में हो, या संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, यानी कि वैसा कोई संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 4 है तो 4 पूछा जाएगा कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कहिएगा? ये तो कहिएगा कि p/q के रूप में नहीं है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है, ऐसा कहिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट, इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं और इसे हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी 4 भी क्या हो जाता है, आपका परिमेय संख्या हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। और जहाँ p तथा q पूर्णांक हो, जो p/q जो माने ना, ये पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक आप लोग जानते हैं। तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ q डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि q बराबर अगर 0 हो जाएगा तो मान लीजिए 4/0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिट हो जाएगा। ये इन्फिनिट हो जाएगा क्योंकि 0 से भाग नहीं लगेगा 4 में। ठीक है, तो ये इन्फिनिट हो जाएगा, इसलिए ये, या फिर कह सकते हैं कि अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा जब q बराबर 0 होगा। तो वैसी संख्या, अब देखिए क्या ये जो सारा कंडीशन बताया, तो वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ओके, समझ गए? तो एग्जाम्पल में कुछ है आपको बता दें, जैसे 2/3 माइनस 2/5, माइनस में भी होगा तो भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, 3/4 माइनस 3/4। ठीक है, 0 भी आपका एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बट्टा हम 1 कर सकते हैं नीचे। ठीक है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। उसके बाद 2 भी एक परिमेय संख्या क्योंकि इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं। -1 भी परिमेय संख्या, इसके नीचे 1 कर सकते हैं। तो आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या हम लोग समझते हैं। अपरिमेय संख्या यानी कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, या जहाँ p और q पूर्णांक हो। यहाँ भी p और q को पूर्णांक ही है। ठीक है, तथा q बराबर 0 यहाँ भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसी यानी कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिए तो √2 रूट के बाहर नहीं निकल पाएगा, √3 भी बाहर नहीं निकल पाएगा, और पाई जो है वो शांत वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये अशांत है, यानी कि आप पाई का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, पाई का वैल्यू 22/7 होगा। जब इसको आप भागा देंगे तो भागा देते जाइएगा, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, समाप्त नहीं होगा, यानी कि शांत नहीं है। ठीक है, आगे शांत और अशांत हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ये संख्या जो है ना, ये भी
अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये भी शांत नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कह रहा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो √5 तो ऐसे ही हम लोग जान गए हैं कि क्या चीज़ है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करके बताइए। और जब भी कोई ऐसा प्रश्न आता है जो है और उसको सिद्ध करके बताना होता है तो उसका विपरीत मानते हैं। यानी कि एक प्रकार से कहा जाए विधि होता है विरोध युक्ति विधि। ठीक है, तो विरोध युक्ति विधि हम लोग यहाँ अपनाएंगे। ठीक है, जैसे अपरिमेय है तो इसको परिमेय मान लीजिए। ओके, तो हम यहाँ करते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, मैंने उल्टा मान लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि √5 को तो परिमेय संख्या मान लिए, तो परिमेय संख्या कैसा होता है, p/q के रूप में होता है। इसलिए √5 = p/q। ठीक है, p/q के रूप में लिख दिए। अब क्या करना है, जहाँ कहा जा रहा है तो ये देखिए सहअभाज्य पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक का मतलब समझते हैं स्टूडेंट। सहअभाज्य का मतलब होता है कि p और p/q जो है, यानी p q का गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी कि q p जो है q से नहीं कटने वाला होना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब वर्ग करने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ अब वर्ग करते हैं। √5 का वर्ग = p/q का वर्ग। ठीक है, तो √5 का वर्ग जब करेंगे तो ये हो जाएगा √25, और ये हो जाएगा जब वर्ग करेंगे तो p का वर्ग बटा q का वर्ग। ठीक है, वर्ग यानी कि स्क्वायर। ओके, स्क्वायर/q²। ओके, या फिर वर्ग कह सकते हैं। √25 का वर्ग जो होता है ना, वर्ग होता है 5 होता है। ओके, और यहाँ p² बटा q²। क्लियर। अब q² जो होगा वो बटा में है, इधर आएगा। ठीक है, साइड जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना में बदल जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं 5q² बराबर p²। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, 5 जो है आपका जब साइड चेंज होगा तो ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी p² बटा 5। ठीक है, ये समीकरण आपका फर्स्ट। ओके, अब क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट विभाज्य है से। ओके, अब कहने का मतलब ये है कि p² 5 से विभाज्य है। यहाँ आप देख रहे हैं कि p² बटा 5, तो क्या विभाज्य है, भागा लग रहा है इसमें। ठीक है, भागा हो रहा है जी, यानी कि p² 5 से विभाज्य है। क्लियर। इसलिए मान लीजिए p² जब 5 से विभाज्य है तो p भी होगा 5 से विभाज्य। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जब p भी 5 से विभाज्य होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि माना p बराबर 5 के, यानी p को हम लोग 5 के मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ k एक पूर्णांक है। k क्या होगा, एक पूर्णांक है। कहने का सेंस यही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। यहाँ कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए कि p बराबर हमने 5k माना, वहाँ लिखा था कि p भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो p जब कटेगा, ठीक है,
यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, मान लीजिए कि p स्क्वायर बाई 5 था, ये था। अब मान लीजिए कि p जो है वो 5 से कटेगा, तो 5 से जब कटेगा तो मान लीजिए कि 5 तो एगो डेफिनेटली होगा, या फिर एक बार में कटे या 2 बार में कटेगा या 4 बार में कटे, चाहे जितना बार में कटेगा, ठीक है। तो 5 तो एगो डेफिनेटली होगा, 5 होगा, 5 से कटेगा तो, ठीक है। लेकिन और कोई अंक से कट सकता है ना, यानी कि मान लीजिए कि p स्क्वायर की जगह पर 25 हो, ठीक है। अब 5 से काटना है, ठीक है, तो 5 से काटना है तो 5 से कटेगा, यानी कि हमको 5 गुने 5 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, पड़ेगी ना। 50 25, यानी 5 से कट गया एक, ठीक है, तो 5 बच गया, यानी 5 से कटा, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या किया है कि p बराबर 5 के मान लिया है, यानी कि p बराबर 5 के, यानी कि जो p होगा वो 5 से जब कटेगा तो 5 तो को डेफिनेटली होगा, लेकिन k की जगह पर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई भी अंक हो सकता है, ओके। तो p बराबर 5 के जहाँ हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, p का मान, यानी कि p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट था q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5, ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट था, ठीक है। अब क्या करना है कि p का वैल्यू जो है, यानी p का मान जो है वो 5 के है, तो p की जगह पर हम लोग 5 के रख देंगे, 5k का स्क्वायर बटा 5, ओके। अब इसको जब हल करेंगे तो 5 को गुना करेंगे 2 बार तो 25 हो जाएगा, यानी 25, और k को जब 2 बार गुना करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो 5 से यहाँ 5 बटा में हो जाएगा, 5 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 5k स्क्वायर, ओके। तो यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। ये 5k जो है आपका यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा, यानी कि k स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि q स्क्वायर के बाई जो है आपका 5 है, यानी कि q से ये विभाज्य है, यानी कि q 5 से विभाज्य यहाँ पे हो रहा है, तो हम वही चीज़ लिखेंगे, q स्क्वायर 5 से, वही लिखना है, विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, ओके। अब बात है, यहाँ देखेंगे हम लोग कि q भी 5 से विभाज्य है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में क्या था कि p 5 से विभाज्य था, यहाँ q भी 5 से विभाज्य है, ठीक है, p भी 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है, ओके। तो ये क्या होगा, ये एक प्रकार से कहा जाए तो p और q का दोनों का गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा, 5 से विभाज्य होगा, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो विरोधाभास हो रहा है। ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि q भी 5 से विभाज्य हो जाएगा और p भी होगा, ठीक है। यानी p बाई q जो होता है, जैसे मान लीजिए, यानी p बाई q, p भी जो है आपका 5 से विभाज्य हो जा रहा है और q भी 5 से विभाज्य हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ओके। तो अब लिखते हैं p, ठीक है, यानी p और q का दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी कि 5 से विभाज्य हो रहा है, ठीक है, जो विरोधाभास है, यानी कि विरोध प्रकट कर रहा है, ओके, विरोधाभास है।
चूँकि हमारी मान्यता गलत है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप, है ना, HW में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, HW में 4 प्रश्न, जैसे √3, √7, √2 और √11। ठीक है, ये 4 जो मैंने प्रश्न दिया होमवर्क में, ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से इस पे हल कर लेना। कुछ नहीं करना है, सारा चीज़ आपको, है ना, सारा चीज़ आपको वही रहेगा, केवल जो जितना सेंटेंस लिखा हुआ है आप बस सेंटेंस को समझ लीजिएगा कहाँ क्या क्या है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ √5 है, ठीक है, जहाँ जहाँ √5 है आपको √3 कर देना है। ठीक है, √3, √7, √2, √11 जिसका भी निकालना हो आपको केवल √5 के जगह पर आपको चेंज कर देना है और कुछ कैलकुलेशन की जगह पर चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ 5 है तो यहाँ चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ मतलब आप चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, चेंज कर दीजिएगा तो आपका बन जाएगा। बस थ्योरी वही रहेगा, बस जो प्रैक्टिकल जो आपको मैथमेटिक्स है उसमें कुछ चेंजेस करना है, बाकी आपका थ्योरी सब सेम रहेगा। ठीक है, और आप इसी तरह से √3, √7 और √2 और 11 का बना दीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।